नमस्कार, आप देख रहे रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुई उत्तराखंड बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक। आगामी कार्यक्रम और 27 की चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। प्रदेश प्रभारी की गैर मौजूदगी पर सवाल। उत्तराखंड बीजेपी नेताओं को जल्द मिल सकता है दायित्व का तोहफा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोले 2 से 3 दिन में जारी हो सकती है दायित्वधारियों की लिस्ट। नेताओं को सौंपी जाएगी बड़ी जिम्मेदारियां। उत्तराखंड की बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेसियों का फूटा गुस्सा। पुलिस मुख्यालय का किया घेराव, गेट तक पहुंचे प्रदर्शनकारी। और देहरादून के नए पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोभाल ने संभाला कार्यभार। बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच चुनौतियां हजार, अपराधियों पर लगानी होगी लगाम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बीजेपी कोर कमेटी बैठक को लेकर बात करेंगे। उत्तराखंड पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी में लंबे समय के बाद बीजेपी कोर कमेटी की यह बैठक हुई है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जिसमें पार्टी के आगामी कार्यक्रम और 27 की चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। 7 मार्च से 14 अप्रैल तक प्रशिक्षण अभियान, चुनाव की दृष्टि से कार्यकर्ताओं के सुझाव। 17 फरवरी को प्रदेश कार्यशाला का आयोजन। 23 मार्च को सरकार के 4 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम, संगठन के मोर्चे की संयुक्त बैठक, बूथ स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, जिनकी रूपरेखा इस बैठक में तैयार की गई। वहीं इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी नेताओं को जल्द ही दायित्व का तोहफा मिल सकता है। जल्द ही दायित्वधारियों की लिस्ट जारी की जा सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए हमने आज कोर कमेटी में चर्चा की है। माननीय नड्डा जी उसको नोट करके लेके गए, बात करेंगे कि दायित्वों की सूची बहुत जल्दी, दायित्वधारी सूची बहुत जल्दी, मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर निकलेगी, अलग अलग चरणों में निकलेगी। लेकिन क्या कुछ कहा पूरी बैठक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नई टीम बनने के बाद पहली कोर कमेटी की बैठक थी और इस बैठक में हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन को प्राप्त हुआ है। मुख्य रूप से आगामी वर्ष चुनाव वर्ष है हमारा, और चुनाव वर्ष की दृष्टि से चुनाव से जुड़े हुए कार्यक्रमों की श्रृंखला बनाने का उन्होंने हमको निर्देशित किया है। और कार्यकर्ता संवाद, इसको हम कैसे प्रमुखता से आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर इस बैठक में चर्चा हुई है। और मैं कह सकता हूं कि जो भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे कहा है, उस पर निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। नहीं, देखिए, हम लोग पार्टी के लोग विचार विमर्श करते हैं और फिर एक जो फ्यूचर की जो रणनीति है उसको बनाते हैं। अब उसमें तमाम तरीके होते हैं, पार्टी संगठन पर आधारित भी होते हैं, कुछ रणनीतिक होते हैं जो बाहर नहीं होते हैं, लेकिन उस रणनीति के मुताबिक उसके लिए फिर आगे का प्लान बनाते हैं, उसके लिए जो कैलेंडर जिसको बोलना चाहिए, तो उस पर हम लोग काम करते हैं। क्या उत्तराखंड में कांग्रेस आने वाले दिनों में पहले से अधिक मजबूत दिख सकती है? क्या कांग्रेस में गुटबाजी कम या फिर खत्म होने लगी है? क्या विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्लान एकजुटता पर काम करना शुरू कर दिया है? ये वो सवाल है जो इन दिनों कांग्रेस को लेकर पूछे जा रहे हैं। और अगर वाकई में ऐसा है तो माना जा सकता है कि 2027 का विधानसभा चुनाव 22 के चुनावों से कहीं अधिक दिलचस्प होने जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। क्या खेमों में बटी कांग्रेस होने लगी एकजुट? क्या काम कर रहा गोदियाल का प्लान? क्या बीजेपी के लिए बढ़ने वाली है मुश्किल? उत्तराखंड में जब भी कांग्रेस की राजनीति की बात होती है तो खेमों में बटी कांग्रेस ही नजर आती है। कभी हरीश रावत का गुट तो कभी प्रीतम सिंह का गुट, कभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष का गुट तो कभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के साथियों का गुट। इस गुटबाजी ने कांग्रेस को पिछले कुछ सालों में राजनीतिक रूप से न सिर्फ कमजोर किया है, बल्कि उसकी पहचान को भी प्रभावित किया है। यही नहीं, पार्टी के नेता भी कमजोर हुए और पार्टी भी। कई नेताओं के साथ तो हालात ये हैं कि वो इलाकों के नेता के तौर पर देखे जाने लगे हैं। पिछले तकरीबन 10 सालों से उत्तराखंड में विपक्ष में बैठी कांग्रेस के लिए हालांकि अब लगता है कि हालात बदलने लगे हैं। कम से कम संगठन स्तर पर यह माना जा सकता है कि पार्टी ने अपने हालात बदलने के लिए अंदर खाने कोशिशें शुरू कर दी हैं। और यही वजह है कि चाहे प्रीतम हो या हरदा,
यशपाल आर्य या फिर गोदियाल का गुट, ये सभी न सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से कतरा रहे हैं बल्कि पार्टी के मंचों पर एक साथ भी नजर आ रहे हैं। यानी संदेश साफ है कि हम एक हैं। माना ये भी जा रहा है कि दिल्ली आलाकमान ने भी गुटबाजी पर लगाम लगाने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को ताकीद की है। आलाकमान ने साफ कर दिया है कि अगर एक रहोगे तो बचे रहोगे। फिर चुनावी साल में जहां बीजेपी के सामने अपनी पार्टी की सरकार को लेकर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से पार पाने की चुनौती होगी, तो वहीं ये कांग्रेस के लिए अवसर के तौर पर भी हो सकता है। फिर बीजेपी में भी पिछले कुछ दिनों में दिखी गुटबाजी ने कांग्रेस के सामने संभावनाओं के रास्ते तो खोले ही हैं, लेकिन ये सब कुछ निर्भर इस बात पर भी करता है कि कांग्रेस खुद को न सिर्फ एकजुट दिखा पाए बल्कि राज्य में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प भी बन पाए। फिलहाल कांग्रेस में कम हुई गुटबाजी ने जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सत्ता में वापसी की उम्मीदों को जवां कर दिया है, तो वहीं बीजेपी के थिंक टैंक के सामने नई उलझन भी बढ़ा दी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में बदहाल कानून व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस ने देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, विधायक प्रीतम सिंह, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे और जमकर नारेबाजी की गई। हालांकि प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस मुख्यालय से पहले ही रोक लिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। वहीं कांग्रेसियों ने सड़क पर बैठकर ही बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ जमकर आवाज उठाने का काम किया। इस प्रदेश में व्याप्त इस अपराध को सरकार रोकने के लिए न तो काबिल है और न सरकार के पास इच्छा शक्ति है। हम आज पुलिस मुख्यालय गए कि भाई पुलिस के मुखिया कम से कम इस बात को देखें, सोचें, इस पर विचार करें और कारगर तरीके से अपराधों को रोकने के लिए कदम उठाएं। अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम होने चाहिए वो हमने लिख के दिया है कि ये कदम उठाने चाहिए जिससे कि अपराध रुकें। और जब एक दिशाहीन सरकार किसी राज्य में होती है तो विपक्ष का ये नैतिक कर्तव्य होता है कि विपक्ष शासन प्रशासन को दिशा दिखाए, रास्ता दिखाए। ये आतंक का वातावरण बन गया है और पूरे प्रदेश इस समय दहशत में। जैसे हमने कहा, पहाड़ों में जंगली जानवरों का आतंक और यहाँ खूनियों का आतंक। ये नहीं पता कि कब कहाँ खून हो जाएगा। और ये दुर्भाग्य है, एक खून हुआ था, 2 खून हुए थे, तत्काल ट्रांसफर और तत्काल जांच हो जानी चाहिए थी शुरू। उस अधिकारी के खिलाफ, उस आईपीएस के खिलाफ, उस जिस थाने में केस हुआ, जिस थाने में का केस हुआ, उसके कोतवाल को, उसके एसओ को, उस क्षेत्र के सीओ को और उस जिले के कप्तान को तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए थी। अब तो आप ट्रांसफर कोई पनिशमेंट थोड़ी है, आप ट्रांसफर कर दे रहे हो। वाह नेताजी, आपने तो कमाल कर दिया। विकास की बड़ी बड़ी बातें, ऊंचे ऊंचे दावे, जनता से किए गए लोक लुभावने वादे, सब के सब हवा हवाई हो गए। जनता ने आपको चुनकर दिल्ली तक भेजा ताकि आप बदहाली दूर कर सके, लेकिन आपने तो विकास के नाम पर उन्हें ठेंगा दिखाने का काम किया है। जेब में करोड़ों रुपए होते हुए भी खर्च करने की फुर्सत आपको नहीं मिली। जनता प्यासी है, सड़कें टूटी हुई है, लेकिन हमारे माननीयों का विकास का मीटर दिसंबर 2025 के अंत तक भी हिला तक नहीं है। आरटीआई में हुआ एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा जिसे सुनकर हर कोई दंग है और हर किसी के जवाब पे एक ही सवाल है कि क्या इस तरह से उत्तराखंड का विकास हो पाएगा। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड फेल। 95 करोड़ में से सिर्फ 18% खर्च। सांसद निधि खर्च करने को तैयार नहीं माननीय। आरटीआई से हुआ चौंकाने वाला खुलासा। विकास की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। आरटीआई कार्यकर्ता नदीमुद्दीन द्वारा निकाली गई जानकारी ने शासन की नींदें उड़ा दी है। उत्तराखंड के 8 सांसदों को कुल 95 करोड़ की सांसद निधि मिली थी, लेकिन खर्च हुए सिर्फ 18% ही। यानी विकास की तिजोरी पर ताला लटका है और चाबी कहीं खो गई है। अब सुनिए इस सुस्ती का असली खेल। उत्तराखंड के सांसदों ने 232 काम प्रस्तावित किए, लेकिन मजाल है कि अधिकारियों ने उन्हें मंजूरी दी हो। 87 काम तो ऐसे हैं जो कागजों पर पास होकर भी जमीन पर शुरू तक नहीं हुए। सबसे ज्यादा निराश तो अनिल बलूनी ने किया, जो पौड़ी गढ़वाल से सांसद हैं,
जिनका विकास खर्च शून्य है। वहीं हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत और अल्मोड़ा से अजय टम्टा का खर्च 1% भी नहीं पहुंच सका। अगर लाज बची है तो राज्यसभा सांसद नरेश बंसल 47% और लोकसभा में अजय भट्ट 18% की बदौलत ही। बाकी तो बस सांसद होने का तमगा लगाकर विकास को फाइलों में कैद किए बैठे हैं। हमने पूछा कि भाई सांसद हैं हमारे, जो लोकसभा के सांसद हैं 5 और राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने अपनी सांसद निधि जो उन्हें आवंटित हुई है उसका खर्च कितना किया है। तो जब ये सूचना ग्राम्य विकास आयुक्त, इसका नोडल डिपार्टमेंट है, उसने पूरे प्रदेश की ये विवरण उपलब्ध कराया दिसंबर 2025 तक का, तो बड़े चौंकाने वाली स्थिति सामने आई। इसमें यह है कि पूरे जब हमने टोटल किया सारा का सारा तो 95.90 यानी 95.90 करोड़ रुपए की तो सांसद निधि सारे सांसदों को मिली, लेकिन जब खर्च की बारी आई तो केवल 18% जो है इसमें से खर्च हुई। ये आंकड़े महज नंबर नहीं है, ये उत्तराखंड की उस उम्मीद का गला घोटना है जिसे चुनाव के दौरान वादा किया गया था जनता से। अगर 232 काम अधिकारियों की मेज पर अटके हैं तो सवाल उठता है कि हमारे सांसदों का अपने ही सिस्टम पर कितना प्रभाव है। क्या अधिकारी बेलगाम है या सांसद खुद विकास को लेकर गंभीर नहीं? जब तक 95 करोड़ का ये फंड फाइलों से निकलकर पहाड़ों की सड़कों और स्कूलों तक नहीं पहुंचेगा, तब तक देवभूमि का विकास सिर्फ एक चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा। शासन को जवाब देना होगा और सांसदों को अपनी सुस्ती छोड़नी होगी, वरना आने वाले वक्त में जनता अपने वोट की चोट से इन आंकड़ों का हिसाब जरूर चुकता करेगी। रफ्तार मीडिया के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। उत्तराखंड में आए दिन हो रहे आपराधिक मामलों ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ क्यों और कैसे बढ़ रहा है। एक तरफ पुलिस किराएदारों से लेकर रेडी ठेली वालों के लिए सत्यापन अभियान चलाती है, फिर उन गैंगस्टर्स को क्यों छूट दी जा रही है जो दूसरे राज्यों से आकर अपना कारोबार और अपना अपराध की जड़ों को उत्तराखंड में मजबूत करते हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बढ़ रहा क्राइम का ग्राफ, क्या गैंगस्टर्स के लिए प्रदेश में रास्ता साफ? पुलिस समय समय पर करती है सत्यापन, फिर बदमाशों को क्यों भा रहा उत्तराखंड? बीते 1 महीने के भीतर राजधानी देहरादून में जितनी तेजी के साथ हत्या की वारदात सामने आई, उसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है। बीते दिन देहरादून के सिल्वर सिटी के बाहर विक्रम शर्मा की हत्या की गई, जो एक गैंगस्टर था जिस पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे और 2 दशक से वो देहरादून में रह रहा था। काशीपुर में उसका स्टोन क्रशर चलता था, रियल एस्टेट में भी पैर जमाए थे, झारखंड में भी कोयला कारोबार में पैर पसारने की कोशिश में लगा था। अब गैंगस्टर विक्रम शर्मा की हत्या के बाद जो कुछ खुलासा हुआ है, उसके बाद से सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर इन आपराधिक किस्म के लोगों का पुलिस पता क्यों नहीं लगा पाती। पुलिस की तरफ से समय समय पर सत्यापन अभियान चलाए जाते हैं, किराएदारों से लेकर रेडी ठेली वालों का सत्यापन किया जाता है, लेकिन जो गैंगस्टर्स हैं और बाहरी राज्यों से आकर उत्तराखंड में न सिर्फ अपना कारोबार जमा रहे हैं, बल्कि अपराध की जड़ें भी मजबूत कर रहे हैं। उत्तराखंड की शांत वादियों में दूसरे राज्य के बदमाशों का कारोबार फल फूल रहा है। उनके अपराध का पैसा यहाँ के रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग और खनन जैसे कारोबार में लग रहा है। इनके कारोबार के साथ इनके अपराध की जड़ें यहाँ गहरी होती जा रही है। बीते दिन भी विक्रम शर्मा की हत्या की वारदात के बाद से ये सवाल और तेजी से उठने लगा है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं जब बाहरी राज्य का कोई बदमाश उत्तराखंड में न सिर्फ छिपकर रह रहा था, बल्कि यहाँ कारोबार भी कर रहा था। पुलिस और खुफिया सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर से जुड़े कई अपराधी प्रदेश में आकर न सिर्फ रह रहे हैं, बल्कि रियल एस्टेट कारोबार के जरिए अपने नेटवर्क भी मजबूत कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इन अपराधियों के पास उत्तराखंड के तमाम दस्तावेज भी हैं, जो पुलिस सत्यापन और सिस्टम पर भी सवाल उठाते हैं। देखिए, पिछले काफ़ी समय में देहरादून में काफ़ी डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। न सिर्फ देहरादून में, पूरे स्टेट में ही डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं और समय समय पर पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव चलाती रही है। वेरिफिकेशन ड्राइव में कई महत्वपूर्ण सफलताएं भी पुलिस को पूर्व में मिली हैं, लेकिन कुछ त्रुटिवश या कुछ ज़्यादा ध्यान न दे पाने के कारण इस तरीके के जो लोग हैं वो यहाँ शरणस्थली बना के रहते हैं। निश्चित तौर पे ये हमारे लिए चुनौती का भी विषय है और मैं कोशिश करूँगा वेरिफिकेशन ड्राइव को हम और बेहतर तरीके से करें। सत्यापन के नाम पे पुलिस इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, तो इतने बड़े बड़े गैंगस्टर यहाँ हैं, उनका सरकार के महत्वपूर्ण लोगों के साथ उनका संबंध है,
तो उनकी क्यों छानबीन नहीं हुई, उनकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई कि ये कहाँ से आए, कौन है, क्या इनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमे हैं, आपराधिक इनकी पृष्ठभूमि है, उनकी निश्चित रूप में जांच हुई होगी, लेकिन उनको सेफ पैसेज दिया गया यहाँ रहने के लिए, यहाँ व्यापार करने के लिए। इसी के साथ सवाल ये भी है कि आखिर उत्तराखंड अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना क्यों बनता जा रहा है। तो इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग में आसानी से एंट्री लेना, शांत और धार्मिक पर्यटन छवि अपराधियों को अपनी पहचान छुपाने का और सामान्य जीवन जीने का मौका देती है। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी जैसे शहरों में जमीन की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी काले धन को खपाने के लिए आकर्षक माध्यम बन रही है। लेकिन ऐसे आपराधिक छवि वाले लोगों को उत्तराखंड में पैर पसारने का मौका तभी मिल रहा है जब उन्हें मौका दिया जा रहा है, जो सीधे पुलिस और सिस्टम पर सवाल है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून में बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच अजय सिंह को एसएसपी पद से हटा दिया गया है। अब देहरादून पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोभाल को बनाया गया है, जिनके कंधों पर देहरादून जिले की जिम्मेदारी है। यह फेरबदल ऐसे समय पर किया गया है जब देहरादून में बीते 15 दिनों में 5 हत्या की वारदातें सामने आई है। ऐसे में देहरादून के नए एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के सामने चुनौतियां कम नहीं है। रिपोर्ट देखिए। देहरादून को मिला नया पुलिस कप्तान। देहरादून एसएसपी बनाए गए प्रमेंद्र डोभाल। बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच किया बदलाव। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के सामने कई चुनौतियां। जनता को भी दून के नए एसएसपी से उम्मीद। उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच धामी सरकार ने बड़े स्तर पर आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। सरकार ने ये कदम ऐसे समय पर उठाया है जब देहरादून में एक के बाद एक हत्या की वारदातें सामने आई और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते गए। इस बदलाव में देहरादून को भी नया पुलिस कप्तान मिल गया है। अब तक देहरादून एसएसपी की जिम्मेदारी संभाल रहे अजय सिंह की छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि उनके रहते बीते 15 दिनों के भीतर 5 हत्या की वारदातें सामने आई, जिसके बाद ये बड़ा बदलाव करते हुए प्रमेंद्र डोभाल को देहरादून एसएसपी बनाया गया है। अब तक प्रमेंद्र डोभाल हरिद्वार एसएसपी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन अब उन्हें राजधानी देहरादून की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि उन्हें ऐसे समय पर हरिद्वार से देहरादून लाया गया जब जिले की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। प्रमेंद्र डोभाल के देहरादून एसएसपी बनाए जाने के बाद अब दून की जनता की उम्मीदें उनसे काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि इन दिनों दूनवासी भी दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। चाहे पलटन बाजार का गुंजन हत्याकांड हो या तिब्बती मार्केट का अर्जुन शर्मा हत्याकांड या फिर सिल्वर सिटी के बाहर विक्रम शर्मा हत्याकांड, इन सभी वारदातों को दिन दहाड़े और शहर के बीचों बीच अंजाम दिया गया, जिसने न सिर्फ पुलिस व्यवस्था को ठेंगा दिखाया बल्कि देहरादून में रहने वाले लोगों के मन में खौफ भी पैदा कर गया। अजय सिंह के एसएसपी रहते ऐसी वारदातें सामने आई जिससे सीधा दून पुलिस पर सवाल खड़े होते गए। यही कारण है कि अजय सिंह की छुट्टी कर प्रमेंद्र डोभाल को देहरादून की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब क्योंकि प्रमेंद्र डोभाल से लोगों को काफी उम्मीदें हैं, साथ ही गुजारिश भी है कि उनकी देखरेख में दून पुलिस कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम करे, न कि राजस्व पुलिस बनने का काम। क्योंकि प्रमेंद्र डोभाल जी, आपसे दून वासियों को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि देहरादून में हत्या इंसान के साथ साथ शांति और सुकून की भी हुई है। कभी लोग बिना किसी डर और बिना किसी खौफ के देहरादून आया करते थे, लेकिन बीते दिनों हुई हत्या वारदातों ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कप्तान साहब, कानून का डर अपराधियों में होना चाहिए ताकि दूनवासी बेखौफ होकर शहर में घूम सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। इसके साथ ही राजधानी देहरादून में वैलेंटाइन डे और महाशिवरात्रि के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। शहर के धार्मिक, पर्यटन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसी भी तरह से अव्यवस्था ना हो सके। खासतौर पर महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर और श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। देहरादून के नए एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल आम जनता से नियमों का पालन करने, अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील करते हुए नजर आए हैं। कल महाशिवरात्रि का दिन है, इसमें दोनों ही
दिवसों में महत्वपूर्ण पुलिस ड्यूटियां लगी रहेंगी। आज भी सभी को मैं इस संबंध में बताऊंगा और कल महाशिवरात्रि का जैसे आपने बताया है, जो हमारे महत्वपूर्ण धार्मिक जगह हैं, खासकर गुच्चू पानी का जो एरिया है वहां पर ऑलरेडी काफी भीड़ रहती है, तो हमारा जो फोर्स है उसी हिसाब से लगेगा। किसी प्रकार का कोई भी अव्यवस्था ना हो, किसी प्रकार की किसी तरीके से किसी भी यात्री को जो डिवोटी है उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका हम लोग ख्याल रखेंगे। उत्तराखंड एसटीएफ ने एक बड़े साइबर परीक्षा घोटाले का खुलासा करते हुए देहरादून स्थित एमकेपी कॉलेज में संचालित एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर कार्रवाई की है। यह मामला एसएससी परीक्षा से जुड़ा है, जहां कथित तौर पर तकनीकी छेड़छाड़ कर परीक्षाओं को रिमोट तरीके से हल कराया जा रहा था। जांच में सामने आया है कि महादेव डिजिटल सेंटर नामक परीक्षा केंद्र के सर्वर रूम में जमीन के नीचे बने एक गुप्त स्थान में राउटर, कनेक्टर और इथरनेट केबल्स का जाल बिछाया गया था। स्क्रीन पर दिखने में ऐसा लगता था कि अभ्यर्थी खुद परीक्षा दे रहा है, जबकि हकीकत में पेपर किसी अन्य स्थान से सॉल्व कर सबमिट कराया जा रहा था। उत्तराखंड पुलिस एसटीएफ ने जो है कल एक बड़ा मामला जो है जो परीक्षा में फेक तरीके से जो ऑनलाइन सेंटर चल रहा था, महादेव डिजिटल सेंटर जो है ये एमकेपी कॉलेज देहरादून में ये सेंटर था, जहां पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो है मल्टी लेवल टास्किंग जो है ग्रुप सी जो है क्लास 4 की परीक्षाएं हो रही थी। तो इसमें किस तरीके से जो ऑनलाइन परीक्षाओं को जो है उसको फेक जो है आईपी एड्रेस को बाईपास करते हुए जो कैंडिडेट तो सही थे उनके, लेकिन किस तरीके से सिस्टम को जो है सैबोटाज किया गया, बाईपास किया गया और जो है एक रिमोटली एक्सेस तरीके से जो है पेपर को नकल करवाया गया, पेपर सॉल्व करवाए गए, लोगों से जो है प्रलोभन देकर पैसे लेकर जो है किस तरीके से ये पूरा परीक्षा का भांडाफोड़ है। तो इसमें हमारी उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने जो है इसको वर्कआउट किया है यूपी एसटीएफ के साथ मिलकर। तो ये एसटीएफ की एक अच्छी बड़ी कार्रवाई है। वहीं बाजपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौत बनकर दौड़ रहे ओवरलोड वाहनों के खिलाफ एसडीएम अमृता शर्मा के नेतृत्व में पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान 9 वाहनों को सीज किया गया और 26 वाहनों का चालान किया गया। एसडीएम ने बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा, साथ ही वाहन चालकों को भी सख्त चेतावनी दी गई है। देखिए, लगातार इस तरह की शिकायत प्राप्त हो रही थी कि वाहन जो है वो ओवरलोड चल रहे हैं, कुछ नंबर बिना वाहन नंबर प्लेट के भी चल रहे हैं। तो इसी के क्रम में आज एक ये संयुक्त अभियान चलाया गया। इससे पूर्व भी एक दिन संयुक्त अभियान चलाया गया था, आज ये दोबारा चलाया जा रहा है। और आज सुबह से ये जो अभियान चलाया गया है इसमें लगभग 9 वाहन अभी तक सीज किए जा चुके हैं और 26 वाहनों का चालान किया जा चुका है। और अभी आगे भी ये कार्रवाई इसी तरह से लगातार जारी रहेगी, ताकि जन सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। उधम सिंह नगर के सिडकुल क्षेत्र के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने हूटर बजाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले काले रंग के स्कॉर्पियो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने वाहन को रोककर पहले तो काली फिल्म उतारी और फिर वाहन को सीज करने की कार्रवाई की। साथ ही पुलिस की पूछताछ में यह भी सामने आया कि स्कॉर्पियो चालक हरिद्वार के बेलडा कांड में भी शामिल रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए अब पुलिस इसी दिशा में आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। वहीं गदरपुर से मटकोटा होकर दिनेशपुर तक जाने वाला 15 किलोमीटर लंबा सिडकुल मार्ग अब जल्द ही नए स्वरूप में दिखाई देने वाला है। शासन प्रशासन ने सड़क निर्माण के लिए 44 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। सड़क का कार्य जो है वो तेजी से जारी है। पहले चरण का निर्माण कार्य भी पूरा होने वाला है, जिसके बाद लोगों को आवाजाही के दौरान काफी सहूलियत मिलेगी। ये हमारा गदरपुर दिनेशपुर मटकोटा मोटर मार्ग SS5, ये इसमें हमारा स्ट्रेंथनिंग का कार्य चल रहा है अभी। तो इसमें हमारा DBM 2 लेयर में हमारा होना है। अभी पहला लेयर चल रहा है 20 जो उसका DBM होता है, तो 55 सेंटीमीटर की मोटाई पे हम 2 लेयर पे 11 सेंटीमीटर मोटाई होनी है। तो अभी हमारा फर्स्ट स्टेज में आप देख रहे हैं कि इस तरह का काम हो रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर काम हो, और इसमें काफ़ी पब्लिक को भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी और हम लोगों ने भी बहुत कोशिश किया कि इसमें काम सड़क को सही स्थिति में लाने के लिए कई पैच बने कई बार। तो कोशिश है कि बेहतर से बेहतर हम काम करेंगे। और ये रोड जितने अच्छे तरीके से बन रहा है, उससे आने वाले समय में इस रोड में जो जितने दुर्घटनाएं हुई वो ना के बराबर हो जाएगा। और इन सब के लिए आप सभी मीडिया कर्मियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग लगातार ये मुहिम चलाते रहे, जिसका परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की जनता आज आप लोगों की बदौलत इतने सुरक्षित तरीके से इस रास्ते पर
मतलब अपना जो आवाजाही वो करेंगे। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। वहीं अल्मोड़ा में पुलवामा हमले की बरसी के मौके पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सामाजिक संगठन, पूर्व सैनिक और स्कूली छात्र छात्राओं ने 2 मिनट का मौन रखकर वीर जवानों को नमन किया। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। इस दौरान शहीदों के साहस और बलिदान को याद करते हुए युवाओं से देशभक्ति, एकता और राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखने का भी आह्वान किया गया। आप सभी जानते हैं, सारे देशवासी जानते हैं कि 2019 में 14 फरवरी के दिन कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। आज हम उनकी स्मृति में ही उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अल्मोड़ा शहर के गांधी पार्क में यह समारोह आयोजित किया गया है। इसके द्वारा हम देश को संदेश देना चाहते हैं कि अपने घर परिवार का कोई भी गुजरता है तो उसकी लोग याद करते हैं, और जो जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी है, कुर्बानी दी है, अपनी जान दी है, तो उनको हम याद कर रहे हैं। गदरपुर में महाशिवरात्रि के मौके पर भव्य शिवरात्रि मेले का उद्घाटन विधायक अरविंद पांडे ने किया। इस दौरान मंदिर परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया। दूर दराज से आए श्रद्धालु दर्शन के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। मेले में भजन कीर्तन, प्रसाद वितरण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रामबाग गांव का यह ऐतिहासिक शंकर भगवान का मंदिर लगभग 400 साल पुराना मंदिर है, और यहाँ पुरातत्व विभाग भी इस खोज में लगा हुआ है कि इसके शिवलिंग का रहस्य क्या है। तो ये ऐतिहासिक मेला है और ये बुक्सा जनजाति की एक बहुत बड़ी पहचान है, और आज की परिस्थितियों में बुक्सा समाज के लोग, बंगाली समाज के लोग इसको मिलजुल कर इसको बहुत आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुई उत्तराखंड बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक। आगामी कार्यक्रम और 27 की चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। प्रदेश प्रभारी की गैर मौजूदगी पर सवाल। उत्तराखंड बीजेपी नेताओं को जल्द मिल सकता है दायित्व का तोहफा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोले 2 से 3 दिन में जारी हो सकती है दायित्वधारियों की लिस्ट। नेताओं को सौंपी जाएगी बड़ी जिम्मेदारियां। उत्तराखंड की बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेसियों का फूटा गुस्सा। पुलिस मुख्यालय का किया घेराव, गेट तक पहुंचे प्रदर्शनकारी। और देहरादून के नए पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोभाल ने संभाला कार्यभार। बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच चुनौतियां हजार, अपराधियों पर लगानी होगी लगाम।